Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the first module of Fundamentals of Application Programming Interface subject. इस मॉड्यूल का कंप्लीट एजेंडा ये है। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एन API। इसके बाद देखेंगे हम कि API किस तरह काम करती है। इसके बाद हम ये स्टडी करेंगे कि API की इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम कुछ APIs की टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे और एट दी एंड हम एक प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन के थ्रू देखेंगे कि API को किस तरह एक्सेस किया जाता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज एन API। API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। फॉर्मल डेफिनेशन API की क्या है? API दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसकी एक एग्जाम्पल ऐसे है, एक शॉप है और उस शॉप का एक वेयर हाउस है। जब शॉप को किसी सामान की ज़रूरत होती है तो वो एक ट्रक को इस वेयर हाउस की तरफ भेजता है और वहाँ से सामान लेके ये ट्रक उस शॉप तक आ जाता है। इस केस में शॉप एक क्लाइंट एप्लीकेशन है और वेयर हाउस हमारे पास सर्वर है जिससे डाटा रिक्वेस्ट एक ट्रक के थ्रू की गई है। सो ट्रक हमारे पास इस केस में API है। अब एक हम टेक्निकल एग्जांपल API की देख लेते हैं। हमारे पास एक क्लाइंट है जिसको सर्वर से कुछ डाटा चाहिए, तो वो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है API के थ्रू सर्वर को डाटा की और सर्वर API के थ्रू रिस्पॉन्स करता है क्लाइंट को। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं APIs की। इसमें सबसे पहले एग्जांपल है वेदर एप्लीकेशन। वेदर एप्लीकेशंस वेदर APIs को यूज कर रही हैं। इसके बाद हमारे पास आती हैं सोशल मीडिया APIs। फिर हमारे पास हैं पेमेंट गेटवेज। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास APIs क्यों इम्पोर्टेंट हैं। APIs हमारे पास इंटरकनेक्टिविटी को इंक्रीज कर रही हैं। जैसा कि हमारे पास फूड एप्लीकेशंस गूगल मैप APIs को यूज करती हैं। इन APIs को यूज करके हम अपने राइडर की एग्जैक्ट लोकेशन को देख सकते हैं कि वो कहाँ पे है और हमारा फूड कितनी देर में डिलीवर होगा। इसी तरह ये APIs रीयूजेबिलिटी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। जैसा कि हमारे पास ट्रैवल एप्लीकेशंस और ट्रैवल वेबसाइट्स एयरप्लेन का डाटा मैनुअली इनिशियली सेव करती थी, जबकि अब ये ट्रैवल APIs को यूज करके एग्जैक्टली बताती हैं कि हमारा एयरप्लेन इस टाइम पे कहाँ है और उन्हें मैनुअल डाटा की जरूरत नहीं पड़ती है। थर्ड नंबर पे हमारी ये APIs स्केलेबिलिटी को इन्हेंस कर रही हैं। जैसा कि हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स कैश ऑन डिलीवरी का API यूज करती हैं। ये कैश ऑन डिलीवरी की API अपने साथ पेमेंट मेथड्स एंड ऑर्डर ट्रैकिंग को यूज करते हुए हमारी एप्लीकेशन को इन्हेंस कर देती हैं। फोर्थ नंबर पे ये APIs हमें इनोवेशन भी प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि ये डेवलपर्स को इनेबल करती हैं कि वो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स और एग्जिस्टिंग डाटा को यूज करके न्यू एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट कर सके। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जनरली APIs की कितनी टाइप्स हैं। APIs की 3 टाइप्स हैं, पब्लिक APIs, प्राइवेट APIs एंड पार्टनर APIs। पब्लिक APIs क्या हैं? एज द नेम शोज, ये APIs पब्लिकली अवेलेबल हैं। इन APIs में किसी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होती है, सो ये ओपनली अवेलेबल हैं किसी भी यूजर के लिए। जैसा कि हमारे पास गूगल मैप API, वेदर एप्लीकेशंस API। सेकंड नंबर पे हमारे पास आती हैं पार्टनर APIs। पार्टनर APIs वो APIs हैं जिनमें ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है और ये सिर्फ APIs पार्टनर या क्लाइंट्स के दरमियान ही एक्सेसिबल होती हैं। इनकी एग्जांपल है हमारे पास Amazon वेब सर्विसेज और पेमेंट APIs। इन दोनों APIs में सिर्फ ऑथेंटिकेटेड क्लाइंट्स एंड पार्टनर्स ही इनको यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास हैं प्राइवेट APIs। प्राइवेट APIs एज द नेम शो, ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल यूजर्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन APIs में सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल है, इस ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल पे सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही लॉगिन कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम किसी भी API को एक्सेस करते हैं। इसके लिए हम पोस्टमैन API टेस्टिंग टूल यूज़ करेंगे। इस पोस्टमैन टेस्टिंग टूल को हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद हम JSON प्लेस होल्डर API को यूज़ करेंगे। इस पे हमारे पास डमी डाटा मौजूद है जहाँ से हम ये डाटा लेंगे और पोस्टमैन में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आपने पोस्टमैन में न्यू को सिलेक्ट करना है। न्यू HTTP रिक्वेस्ट होगी। रिक्वेस्ट का मेथड आपने गेट रखना है। इसके बाद आप JSON प्लेस होल्डर पे जाएंगे और JSON प्लेस होल्डर को आप क्रोम पे एक्सेस करके वहाँ पे डमी डाटा का लिंक
कॉपी कर लेंगे। ये लिंक हम अपने पोस्टमैन के API टूल में इस बार में जाके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम सेंड का बटन प्रेस करेंगे। आपको थोड़ी देर में ही नजर आएगा कि एक API कॉल जनरेट हुई और उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे शो हो रहा है। इससे हमें पता चला कि API की रिक्वेस्ट किस तरह की जाती है और वो किस तरह हमारे पास रिजल्ट शो करती है। स्टूडेंट्स, हम जल्दी से रैप अप कर लेते हैं कि आज के इस मॉड्यूल में हमने क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले हमने देखा कि APIs दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद हमने देखा कि APIs की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। फिर हमने ये स्टडी किया कि इम्पॉर्टेंट क्यों हैं हमारे लिए APIs। फिर हमने देखा कि APIs की कितनी टाइप्स हैं और लास्ट पे हमने एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखी कि हम APIs को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टैंड वेल। Thank you very much. Assalamu alaikum students. Welcome to the module 2 of API Fundamentals Development course. इस मॉड्यूल्स में हम API के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपने पिछले मॉड्यूल में देखा कि क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है और सर्वर साइड पे भेजी जाती है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद कुछ रिस्पॉन्स हमें वापस क्लाइंट साइड पर भेजता है। तो एक API को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट के अंदर आपके 4 कंपोनेंट्स आ जाते हैं और रिस्पॉन्स के अंदर 3 कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम API रिक्वेस्ट के कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। API रिक्वेस्ट के अंदर बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं, एंड पॉइंट, HTTP मेथड, request header and request body. So what is an endpoint? Endpoint बेसिकली उस लोकेशन को कहते हैं जहां से हम API को एक्सेस कर सकते हैं। ये जो एंड पॉइंट है ये सर्वर के ऊपर मौजूद होता है और इस एंड पॉइंट को हम URL के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो जो URL होता है API का, ये बेसिकली दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा इसका बेस पाथ कहलाता है और दूसरा हिस्सा API पाथ कहलाता है। जैसा कि इस स्लाइड पे जो एग्जांपल है उसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला हिस्सा है www डॉट से लेकर .com तक वो आपका बेस पाथ है और जो बाकी हिस्सा है वो API के पाथ को शो कर रहा है। तो जब भी आपने किसी API को एक्सेस करना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको उसका एंड पॉइंट पता हो। द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ API रिक्वेस्ट इज़ HTTP मेथड। जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसके साथ हमने लाजमी कोई ना कोई एक्शन स्पेसिफाई ज़रूर करना है कि सर्वर के ऊपर जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उनके ऊपर हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ये ऑपरेशंस बेसिकली 4 तरह के हो सकते हैं। अगर हमने किसी रिसोर्स से डाटा रिट्रीव करना है तो हम गेट का मेथड यूज़ करेंगे और इसी तरह अगर हमने सर्वर के ऊपर नया रिसोर्स क्रिएट करना है या सर्वर को डाटा भेजना है तो हम पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हमने किसी एग्जिस्टिंग रिसोर्स को अपडेट करना है तो हम पुट का मेथड यूज़ करेंगे। एंड सिमिलरली वी विल यूज़ द रिमूव मेथड इफ़ वी वांट टू रिमूव अ रिसोर्स फ्रॉम द सर्वर। जो तीसरा कंपोनेंट है API रिक्वेस्ट का वो है रिक्वेस्ट हेडर्स। जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्वर को लाजमी भेजनी होती है ताकि सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को अच्छी तरह प्रोसेस कर सके। इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम डाटा का फॉर्मेट बता सकते हैं कि किस फॉर्मेट में हम डाटा सर्वर को भेज रहे हैं। इसी तरह हम होस्ट नेम मेंशन कर सकते हैं कि किस क्लाइंट ने ये API रिक्वेस्ट जनरेट की है। इसी तरह हम ऑथेंटिकेशन मेंशन कर सकते हैं कि अगर हमारी API को ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है तो हम यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वेस्ट हेडर्स में भेज देते हैं। तो स्लाइड पे आप रिक्वेस्ट हेडर की मिसाल देख सकते हैं कि हमने डाटा फॉर्मेट मेंशन किया है कि JSON फॉर्मेट में हम डाटा भेजेंगे सर्वर को। इसी तरह हमने authentication mention की है in the form of username and password, and we have also mentioned the host name, फॉर एग्जाम्पल www.amazon.com। API रिक्वेस्ट का जो आखिरी कंपोनेंट है वो है रिस्पॉन्स बॉडी और ये सबसे मेन कंपोनेंट है किसी भी API रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट हेडर्स में हमने देखा था कि हम डाटा के टाइप मेंशन करते हैं कि किस फॉर्मेट में डाटा हम API या सर्वर को भेज रहे हैं। तो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर वो तमाम डाटा आ जाता है जो हमने API को भेजना है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी यूज़र की डिटेल API को भेजना चाह रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर शामिल की जाएगी। तो रिक्वेस्ट बॉडी में हम दो तरह के फॉर्मेट में डाटा सर्वर को भेज सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ JSON, जैसा कि आप अब देख सकते हैं स्क्रीन पे कि की पेयर वैल्यू की फॉर्म में एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हम सर्वर को भेज रहे हैं। इसी तरह आप XML फॉर्म के अंदर भी इंफॉर्मेशन या डाटा सर्वर को भेज सकते हैं।
XML में क्या होता है कि हम टैग्स बना लेते हैं और टैग्स की फॉर्म में डाटा सर्वर को चला जाता है। इसकी एग्जांपल भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट का डाटा हमने टैग्स की फॉर्म में किस तरह जेसन से कन्वर्ट किया है। तो जब एक API रिक्वेस्ट सर्वर के पास चली जाती है तो अब सर्वर ने उस API रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना है और उसके जवाब में कुछ रिस्पॉन्स क्लाइंट के पास भेजना है। तो उस रिस्पॉन्स को भी हम 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज द स्टेटस कोड, the second one is response headers and the last one is response body. So what are status code? Status code हमारी API request के result को show करता है। ये basically 3 डिजिट का एक नंबर होता है जो मुख्तलिफ तरह के result messages जाहिर करता है। For example, अगर 1 से हमारा status code start हो रहा है तो वो सर्वर के बारे में information लेकर आएगा। इसी तरह 2 से start होने वाले status code ये बताएंगे कि आपकी API request जो है वो सक्सेसफुली फुलफिल हो चुकी है। 3 से स्टार्ट होने वाले स्टेटस कोड्स ये बताते हैं कि जिस रिसोर्स को हम सर्वर पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे वो सर्वर पर मौजूद नहीं है, उसके लिए हमें नया एंड पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा और दोबारा से उस रिसोर्स को हमें एक्सेस करने के लिए एक नई API रिक्वेस्ट को जनरेट करना होगा। इसी तरह 4 से स्टार्ट होने वाले स्टेटस कोड से जाहिर करते हैं कि क्लाइंट साइड पे कोई एरर थी जिसकी वजह से API रिक्वेस्ट के अंदर एरर मौजूद है। इसी तरह अगर सर्वर साइड पे कोई एरर मौजूद है तो सर्वर साइड के एरर्स 5 से स्टार्ट होने वाले स्टेटस कोड्स में आ जाएंगे। API रिस्पॉन्स का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है रिस्पॉन्स हेडर। रिस्पॉन्स हेडर बिल्कुल रिक्वेस्ट हेडर की तरह है। जिस तरह हम रिक्वेस्ट हेडर के अंदर रिक्वेस्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह सर्वर हमें रिस्पॉन्स हेडर्स में जो रिस्पॉन्स आ रहा है क्लाइंट साइड पर उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रिस्पॉन्स के बारे में मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि सर्वर इन्फॉर्मेशन, डाटा का फॉर्मेट क्या होगा वो मेंशन किया जा सकता है, जिस डेट और टाइम पे रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है वो मेंशन हो सकती है। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें रिस्पॉन्स हेडर्स में आ सकती हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ API रिस्पॉन्स इज द रिस्पॉन्स बॉडी। रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर वो तमाम डाटा आ जाता है जो सर्वर किसी भी क्लाइंट को API रिक्वेस्ट के नतीजे में प्रोवाइड करता है। तो रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर डाटा हमें 3 फॉर्मेट्स में प्रोवाइड किया जा सकता है, या तो ये JSON फॉर्मेट हो सकता है, इसी तरह XML और HTML की फॉर्म में भी डाटा हम रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो आइए अब हम पोस्टमैन API टेस्टिंग टूल पे API रिक्वेस्ट और API रिस्पॉन्स की प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पोस्टमैन ओपन करूंगा। पोस्टमैन ओपन करने के बाद मैं न्यू के बटन पे क्लिक करूंगा और HTTP सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहले मैंने अपना API एंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना है, तो गूगल पे जाके हम लिखेंगे JSON प्लेस होल्डर API और JSON प्लेस होल्डर के लिंक को हम ओपन कर लेंगे। ये हमें टेस्टिंग APIs प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से मैं कोई भी API एंड पॉइंट का लिंक कॉपी करूंगा और पोस्टमैन के URL बार में पेस्ट कर दूंगा। एंड पॉइंट के बाद मैं HTTP मेथड स्पेसिफाई करूंगा। उसके बाद मैं API हेडर्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेंशन करूंगा। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल सिर्फ डाटा का फॉर्मेट JSON मेंशन किया है। एंड फाइनली मैं रिक्वेस्ट बॉडी में अपना डाटा जो मैं API को सेंड करना चाह रहा हूँ वो JSON की फॉर्म में पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरह से मेरे रिक्वेस्ट के कंपोनेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं सेंड के बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे API रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप स्टेटस कोड देखेंगे कि सक्सेसफुली मेरी API रिक्वेस्ट फुलफिल हो चुकी है। ये हमारी रिस्पॉन्स बॉडी है जिसमें डाटा हमें रिटर्न किया है JSON ने, एंड दीज आर द रिस्पॉन्स हेडर्स जिसमें हमें रिस्पॉन्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुहैया की गई है। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह हम API रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के कंपोनेंट्स को पोस्टमैन में यूज़ कर सकते हैं। वेलकम टू द थर्ड मॉड्यूल ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ API डेवलपमेंट कोर्स। पहले मॉड्यूल में हमने API के इंट्रोडक्शन के बारे में डिटेल से स्टडी किया। दूसरे मॉड्यूल में हमने API के कंपोनेंट्स को डिटेल में देखा। इस मॉड्यूल में हम API के डाटा फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे और हम ये सीखेंगे कि हम अपनी खुद की API को कैसे डेवलप कर सकते हैं और उसको सर्वर पर कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम JSON के बारे में बात कर लेते हैं। JSON स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये बहुत ही लाइट वेट डाटा फॉर्मेट है जिसको APIs इस्तेमाल करती हैं सर्वर और क्लाइंट के दरमियान डाटा को एक्सचेंज करने के लिए। तो अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें या इसके एग्जांपल की बात करें तो 2 तरह से हम डाटा को JSON के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द JSON ऑब्जेक्ट। JSON ऑब्जेक्ट के अंदर हम डाटा कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं जिसमें पहले की आती है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ID जो है वो की है एंड 1 इज़ द वैल्यू।
तो की पेयर वैल्यू की फॉर्म में हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को शो कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे नेम जो है वो की है, इसी तरह हमारे पास ईमेल एक और की है और आगे ईमेल एड्रेस जो है वो उसकी वैल्यू है। तो अगर हमारे पास डाटा के अंदर मल्टीपल जेसन ऑब्जेक्ट्स आ जाएं तो हम उन जेसन ऑब्जेक्ट्स को कोमा की मदद से सेपरेट करते हैं और एक जेसन अरे के अंदर इन ऑब्जेक्ट्स को जमा कर देते हैं, तो ये जेसन अरे बन जाती है। तो जेसन की इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें कि हम जेसन को ही एपीआईज के साथ क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो जेसन के अंदर जिस तरह डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है वो काफ़ी ह्यूमन फ्रेंडली है, ह्यूमंस उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा जेसन जो है वो काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ कंपैटिबल है। आप किसी भी लैंग्वेज में इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और जेसन के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जेसन का वो ये है कि इसको हम इजीली पार्स कर सकते हैं। तो अगर हमारी एप्लीकेशंस जेसन में डाटा रिसीव कर रही हैं तो वो कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को पार्स कर सकती हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम अपनी खुद की एपीआई को कैसे डेवलप कर सकते हैं और उसको सर्वर पे कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है एपीआई डेवलपमेंट के अंदर वो ये है कि आपने अपनी एपीआई का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है। मीन्स के उसका कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर आपने बना लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी एपीआई का पर्पस क्या है। उसके बाद आपने अपनी एपीआई का एंड पॉइंट डिफाइन करना है कि किस यूआरएल को यूज़ करते हुए यूज़र्स या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमारी एपीआई को इस्तेमाल कर सकती हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ कि आपने ये डिसाइड करना है कि हमारी एपीआई कौन सा HTTP मेथड इस्तेमाल करेगी। देयर आर वेरियस HTTP मेथड्स विच वी स्टडीड इन द मॉड्यूल 2 लाइक गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। जो सबसे लास्ट चीज़ है इसमें वो ये है कि आपने अपना डाटा प्लान करना है कि आप कि एपीआई को जब कॉल आएगी तो रिस्पॉन्स में आप क्या डाटा जो है वो भेजेंगे। तो अब स्क्रीन पे आपके सामने एक एग्जांपल दी गई है जिसमें एक एपीआई का स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सबसे पहले तो हमने अपना पर्पस डिफाइन किया है कि हमारी एपीआई जो है वो यूजर्स का डाटा भेजेगी। उसके बाद हमने अपना एंड पॉइंट डिफाइन किया है, तो इस एपीआई पाथ को हम अपने सर्वर पाथ के साथ कंकैटिनेट करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट एंड पॉइंट बन जाएगा। तीसरे नंबर पे हमने गेट मेथड को यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि हमारी जो एपीआई है वो गेट मेथड को यूज़ करेगी। एंड लास्टली हमने अपना रिस्पॉन्स जो है वो जेसन की फॉर्म में प्लान कर लिया है कि हम किस तरह यूजर्स का डाटा इन द फॉर्म ऑफ जेसन सर्वर साइड को भेजेंगे। तो अगर टूल्स एंड लैंग्वेजेस की बात करें तो देयर आर वेरियस लैंग्वेजेस एंड टूल्स व्हिच वी कैन यूज फॉर एपीआई डेवलपमेंट, लाइक वी कैन यूज द Django framework, we can use Spring Boot, Laravel framework. There are various frameworks, but in this module we will be using the Node.js and Express.js as framework. आवर लैंग्वेज विल बी जावास्क्रिप्ट और टेस्टिंग के लिए हम पोस्टमैन टूल को यूज़ करेंगे। पोस्टमैन को कैसे यूज़ करना है ये आप पहले 2 मॉड्यूल्स में अच्छी तरह सीख चुके हैं। तो अब हमारे पास हमारी एपीआई का डिज़ाइन मौजूद है, फ्रेमवर्क भी हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो अब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। एपीआई को डिप्लॉय करने के लिए हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए आप गूगल पे जाएंगे और आप लिखेंगे Node.js। तो Node.js के लिंक को आप ओपन करेंगे, इसका सेटअप आपने डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। इसके बाद हम एक नई डायरेक्टरी बना लेते हैं, लेट्स से हम इसको एपीआई का नाम दे देते हैं। अब हम अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे, तो इसके लिए हम कमांड लाइन इंटरफेस ओपन करेंगे यहाँ पे। तो अब ये कमांड हम CMD पर टाइप करेंगे npm स्पेस init स्पेस -y। तो जब आप इसमें एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक package.json की फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ये package.json जो है ये हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स को स्टोर करती है। इसके बाद हमने Express.js को इंस्टॉल करना है, तो हम CMD पर ही कमांड टाइप करेंगे npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस एक्सप्रेस और एंटर प्रेस करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि Express.js के मॉड्यूल्स जो हैं वो डाउनलोड हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि Express.js यहाँ पे क्या काम करती है। Node.js तो हमें सर्वर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, तो Express.js हमें वो तमाम टूल्स प्रोवाइड करती है जो API डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इन टूल्स को हम आपस में ऑर्गेनाइज करके सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं। तो अब आपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर ओपन करना है और यहाँ पे हम अपनी API का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने Express लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम Express लाइब्रेरी का एक इंस्टेंस बनाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि const app इज इक्वल टू एक्सप्रेस। इस ऐप के अंदर एक्सप्रेस लाइब्रेरी के वो तमाम कंपोनेंट्स आ जाएंगे जो हमें एपीआई डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। इसके बाद हम अपने सर्वर का पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे मैं 3000 एज पोर्ट नंबर स्पेसिफाई कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि हमारा सर्वर जो है वो पोर्ट 3000 पर रन होगा। अब जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हमारी एपीआई गेट मेथड को यूज करेगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे app.get। गेट के अंदर हमने जो एंड पॉइंट अपनी एपीआई का डिफाइन किया था वो हम यहाँ
पे मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के वेरिएबल्स यूज़ करेंगे जो कि हमारी एपीआई के रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे। तो इस गेट मेथड के अंदर आके अब मैं एक जेसन अरे क्रिएट करूंगा जिसमें मैं मुख्तलिफ यूज़र्स का डाटा जो है वो शो करूंगा। तो अब इस जेसन अरे को मैं जेसन डाटा फॉर्मेट में रिस्पॉन्स के अंदर इनकोड करके भेज दूंगा। जो लास्ट मेथड है हमारा ऐप वेरिएबल का वो है लिसन। लिसन मेथड का पर्पस ये है कि जब भी हमारी एपीआई कॉल जनरेट होगी तो यही वो मेथड होगा जो हमारी एपीआई कॉल को रिसीव करेगा एंड देन हमारी एपीआई का गेट मेथड जो है वो कॉल होगा। तो इस तरह से हमने अपनी एक्सप्रेस जेएस के अंदर कोडिंग मुकम्मल कर ली है। अब इस फाइल को हम app.js के नाम से यहाँ पे सेव कर देंगे। cmd पे अब हम वापस जाते हैं। यहाँ पे हम कमांड टाइप करेंगे node स्पेस app.js, एंटर प्रेस करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैसेज आ रहा है कि हमारा लोकल सर्वर 3000 पोर्ट पे स्टार्ट हो चुका है। अब आपने ये यूआरएल कॉपी करना है तो पोस्टमैन में जाके आपने सर्वर का एड्रेस पेस्ट करना है और इसके साथ हमने कंकैटिनेट करना है अपनी एपीआई का एंड पॉइंट। HTTP मेथड आप गेट सेलेक्ट करेंगे और सेंड का बटन जब हम प्रेस करते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं कि जेसन डाटा फॉर्मेट में डाटा जो है वो आ चुका है। ये बेसिकली जेसन अरे है जो डिफरेंट यूज़र्स का डाटा हमें शो कर रही है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने स्टेप बाय स्टेप इस मॉड्यूल में डिटेल के साथ देखा कि किस तरह से हम अपने खुद की एपीआई को डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए हम किन टूल्स को इंस्टॉल करेंगे, हमने उसकी कोडिंग करना सीखी और फाइनली उसको हमने पोस्टमैन के अंदर टेस्ट करके देखा। तो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड all the basic steps of creating an API. Welcome students to the fourth module of Fundamentals of API Development. आज के इस मॉड्यूल में हम API सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि API सिक्योरिटी क्या होती है। API सिक्योरिटी का मतलब ये है कि हम APIs को प्रोटेक्ट करें अगेंस्ट malicious attacks, unauthorized access and data breach। malicious attacks क्या है? malicious attacks का मतलब ये है कि हम APIs के थ्रू होने वाले हार्मफुल ऑपरेशन से अपने सिस्टम और डाटाबेस को प्रोटेक्ट करें। अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा यूज़र जो हमारे सिस्टम से ऑथराइज नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है और वेरीफाइड नहीं है, वो हमारे सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। इसी तरह डाटा ब्रीच का मतलब ये है कि कोई अटैकर हमारे डाटा को स्टील करके हमारे डाटा को इल्लीगल तौर पर इस्तेमाल ना कर सके। अगर हम मज़ीद बात करें API सिक्योरिटी के बारे में तो हम जानते हैं कि APIs दो पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसमें पहला पर्पज़ ये है कि APIs दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है और दूसरा ये है कि यूज़र और सर्वर के दरमियान डाटा के एक्सचेंज को भी APIs मैनेज करती हैं। सो इस तरह APIs अटैकर्स और हैकर्स के लिए एक ईजी टारगेट है कि वो इन APIs के थ्रू इलीगल एक्सेस लें और हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकें। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी APIs को सिक्योर करें ताकि हमारा सिस्टम और हमारा डाटा जो APIs के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है वो प्रोटेक्ट हो सके। अब हम ये जान लेते हैं कि API सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि APIs हर जगह इस्तेमाल हो रही हैं, जैसा कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर। इसके अलावा हमारी बैंकिंग एप्लीकेशन और हमारे ई-कॉमर्स साइट्स भी APIs का इस्तेमाल कर रही हैं। ये APIs सेंसिटिव डाटा को भी इस्तेमाल करती हैं, जैसा कि यूज़र इन्फॉर्मेशन और हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। सो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ये सेंसिटिव डाटा महफूज रहे तो हमें APIs को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है ताकि कोई भी अटैकर या हैकर हमारे सिस्टम की वीकनेसेस से फ़ायदा उठाते हुए हमारे डाटा को एक्सेस ना कर सके और हमारे सिस्टम्स को कंट्रोल ना कर सके। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं API सिक्योरिटी के बारे में। 2018 में फेसबुक पे एक बहुत बड़ा API सिक्योरिटी डाटा ब्रीच हुआ जिसमें फेसबुक से 50 मिलियन यूजर्स का डाटा कलेक्ट कर लिया गया। इसमें क्या है कि हमारे पास फेसबुक API इस तरह प्रोटेक्टेड नहीं थी, इसलिए अटैकर्स ने 50 मिलियन यूजर्स की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लिया। इस अटैक के बाद हमें ये पता चला कि API को सिक्योर करना कितना इम्पॉर्टेंट है। अब हम कुछ कॉमन API सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले है इंजेक्शन अटैक्स। इंजेक्शन अटैक्स में क्या होता है कि जब कोई हैकर हमारी API को एक्सेस करता है तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो हैकर हमारी API में कोई मैलिशियस सोर्स कोड या कोई डाटा ऐसा इनपुट कर दे जिससे हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्रैश हो जाए और उसको नुकसान पहुंचे। फॉर एग्जांपल, एक हैकर हमारी API को एक्सेस करता है और कोई मैलिशियस SQL क्वेरी इनपुट करता है, जैसे कि ड्रॉप टेबल यूज़र। अगर हमारी API ने इस इंजेक्शन अटैक को प्रॉपर्ली हैंडल ना किया तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे डाटाबेस से
कुछ डाटा टेबल्स डिलीट हो जाए और हमारा डाटा लॉस हो जाए। इसके बाद हमारे पास आती है सेकंड थ्रेट, जो कि है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि हमारी API में प्रॉपर वैलिडेशन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर हमारी API में यूज़र के ईमेल पासवर्ड की वैलिडेशन प्रॉपर नहीं की गई, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई हैकर किसी भी यूज़र की क्रेडेंशियल के थ्रू हमारे API को लॉगिन करे और हमारे सिस्टम से डाटा एक्सेस भी करे और हमारे सिस्टम को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास है सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर। एज वी नो कि हमारी APIs दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में डाटा एक्सचेंज को भी मैनेज करती हैं। अगर ये डाटा प्रॉपरली इंक्रिप्टेड नहीं है और इस डाटा के ऊपर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किए गए, तो ये हैकर्स के लिए इजी एक्सेस हो सकती है और हैकर्स ये डाटा एक्सेस करके किसी भी इलीगल काम के लिए हमारे इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसको हम बोलते हैं DDoS। DDoS अटैक्स का मतलब ये है, अगर हमने अपनी API में इस लिमिट को नहीं देखा कि हमारे यूज़र एक टाइम पे API पे कितनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकता है, सेंड कर सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी निकलती है कि किसी ख़ास टाइम इंटरवल में कोई हैकर हमारी API पे मल्टीपल फेक रिक्वेस्ट जनरेट करे और इसके रिज़ल्ट में हमारा सिस्टम ओवरबर्डन हो जाए और हमारी API कोई भी सर्विस प्रोवाइड ना कर सके। इस चीज़ को हम कहते हैं DDoS अटैक्स। अब हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर लेते हैं कि जिनको हम इस्तेमाल करते हुए अपनी APIs को सिक्योर कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या है कि जब हम कोई अपनी API डेवलप करें तो उसमें हम मेक श्योर करें कि हमारे पास सिर्फ वैलिडेटेड यूज़र्स ही इस API को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हम ऑथेंटिकेशन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मेथड्स मौजूद हैं हमारे पास OAuth एंड JSON वेब टोकन। इन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारी API को ओनली ऑथेंटिकेटेड एंड वेरीफाइड यूज़र्स ही एक्सेस करें। इसके बाद सेकंड बेस्ट प्रैक्टिस है हमारे पास इंक्रिप्शन। जैसा कि हमने देखा कि APIs डाटा एक्सचेंज को मैनेज करती हैं, तो हमारा ये डाटा प्रॉपरली इंक्रिप्टेड होना चाहिए। इसके अलावा हमें ये मेक श्योर भी करना है कि जो कम्युनिकेशन यूज़र और सर्वर के दरमियान हो रही है और इस कम्युनिकेशन को प्रॉपरली किसी वैलिडेटेड HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास थर्ड बेस्ट प्रैक्टिस है रेट लिमिटिंग। जैसा कि हमने DDoS अटैक्स के बारे में पढ़ा, अगर हम अपने सिस्टम को DDoS अटैक से महफूज करना चाहते हैं तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम ये इम्प्लीमेंट करें कि एक टाइम पे API के पास नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट कितनी आएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये लिमिट कर लेते हैं कि हमारे पास एक यूज़र की तरफ से किसी ख़ास टाइम ड्यूरेशन में 100 रिक्वेस्ट आएंगी, तो हम इस DDoS अटैक से महफूज कर सकते हैं अपनी API और सिस्टम को। लास्ट जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है वो है इनपुट वैलिडेशन एंड सैनिटाइजेशन। इनपुट वैलिडेशन एंड सैनिटाइजेशन क्या है? हमने देखा कि इंजेक्शन अटैक में हैकर के लिए ये पॉसिबल होता है कि वो हमारे सिस्टम में कोई मलिशियस सोर्स कोड इनपुट कर दे। इस तरह हमारा सिस्टम क्रैश हो सकता है। सो हम क्या करेंगे कि हम इनपुट को प्रॉपरली वैलिडेट करेंगे और देखेंगे कि इनपुट में कोई मलिशियस सोर्स कोड तो मौजूद नहीं है। अगर हमारे पास इनपुट इस तरह की नहीं है तो हम इस इनपुट को सर्वर तक सेंड करेंगे, अदरवाइज हमारी API इस इनपुट को वहीं पे डिस्कार्ड कर देगी। आज के इस लेक्चर में हमने जिन चीज़ों को स्टडी किया वो ये है। सबसे पहले इस लेक्चर में हमने देखा कि API सिक्योरिटी क्या होती है, API सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमने फेसबुक पे होने वाले डाटा ब्रीच के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि कुछ API सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं और लास्ट में हमने देखा कि कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करके अपनी APIs को सिक्योर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द मॉड्यूल 5 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ API डेवलपमेंट कोर्स। इस मॉड्यूल में हम ये सीखेंगे कि हम APIs के अंदर एरर हैंडलिंग को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरर हैंडलिंग क्या होती है। एरर हैंडलिंग बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में एरर्स को ढूंढने और उनको रिजॉल्व करने के प्रोसेस का नाम है। एरर हैंडलिंग हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की वर्किंग को स्मूथ बनाती है और हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। तो अगर APIs के अंदर हम एरर हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करें तो एरर हैंडलिंग इस बात को मेक श्योर करती है कि हमारी APIs को अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इनपुट दी जाए तो वो उसको हैंडल कर सकें, या रन टाइम पे अगर कोडिंग में कोई इश्यूज आ जाएं
तो एरर हैंडलिंग की मदद से हमारी एपीआई उनको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं एरर हैंडलिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में कि एपीआईज़ में एरर हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करना क्यों बहुत ज़रूरी है। अगर हम एपीआई के अंदर एरर हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को क्रैश होने से बचाती है। मींस के हमारी एपीआई स्टेबल रहती है और वो हमेशा सर्विसेज प्रोवाइड करती रहती है। इसके अलावा एरर हैंडलिंग हमारी एपीआईज़ के यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देती हैं, क्योंकि हम एरर हैंडलिंग के थ्रू यूज़र को मीनिंगफुल फीडबैक प्रोवाइड करते हैं तो यूज़र्स का ट्रस्ट हमारी एपीआईज़ पर बढ़ जाता है। एपीआई में अगर कोई एरर आ जाए तो एरर हैंडलिंग की मदद से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स उस एरर को ढूंढ सकते हैं और उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो डीबगिंग इश्यूज़ में ये काफ़ी हेल्पफुल होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं एपीआईज़ के अंदर जो एरर आते हैं उनके टाइप्स की। जो सबसे पहली टाइप है एपीआईज़ के अंदर वो कहलाती है क्लाइंट एरर, जिसको हम 4xx एरर भी बोलते हैं। ये एरर जब अकर होती है जब कोई यूज़र इनवैलिड इनपुट एपीआई को प्रोवाइड करता है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें 404 एरर सर-ए-फ़हरिस्त है, जिसको हम नॉट फाउंड एरर बोलते हैं। इसके अलावा 401 एरर भी है जिसको हम बैड रिक्वेस्ट बोलते हैं। जो सेकंड टाइप है एपीआई एरर्स की वो है सर्वर साइड एरर्स, जिनको हम 5xx एरर भी बोलते हैं। ये एरर सर्वर साइड पर अकर होते हैं, जिनमें दो बुनियादी वजूहात हो सकती हैं। इनमें कोड के अंदर कोई बग आ सकता है या डेटाबेस का फेलियर हो सकता है या और कोई सर्वर साइड का इशू हो सकता है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सबसे जो फेमस सर्वर साइड एरर है वो है 500 मीन्स के इंटरनल सर्वर एरर। जो तीसरी टाइप है एरर्स की वो है नेटवर्क एरर। नेटवर्क एरर जब अकर होते हैं जब आपका कनेक्शन टाइम आउट हो जाए या आपके इंटरनेट में कनेक्टिविटी के इश्यूज आएँ। तो अब हम उन बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर लेते हैं जिनका ख्याल हमने एरर हैंडलिंग की इम्प्लीमेंटेशन के वक्त रखना होता है। तो एरर हैंडलिंग में जब भी आप कोई रिस्पॉन्स भेजेंगे किसी एरर के अगेंस्ट तो आपने उसका प्रॉपर एचटीटीपी स्टेटस कोड भेजना है। स्टेटस कोड के साथ आपने प्रॉपर एरर मैसेज भी भेजना है। एरर मैसेज मीनिंगफुल होना चाहिए जिससे यूज़र या सॉफ्टवेयर डेवलपर आसानी से एरर को आइडेंटिफाई कर सके। इसके अलावा जो एरर रिस्पॉन्स आप भेज रहे हैं जेसन की फॉर्म में वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। इसी तरह आपने एरर हैंडलिंग में एरर्स को लॉग भी करना है, मीन्स कि आपने एरर्स की हिस्ट्री मेंटेन करनी है ताकि डीबगिंग प्रोसेस में आपको आसानी हो सके। तो स्क्रीन पे जो आपको एरर रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि जो स्टेटस कोड है वो 404 है। इसी तरह एरर का नेम भी हमने स्पेसिफाई किया है कि नॉट फाउंड का एरर अकर हुआ है। इसके अलावा जो प्रॉपर एरर मैसेज है कि द रिसोर्स वाज नॉट फाउंड, वो भी प्रॉपरली एरर के बारे में यूज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एरर हैंडलिंग के लिए हम कौन से टूल्स और लाइब्रेरीज जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम नोड और एक्सप्रेस जेएस के अंदर अपनी एपीआईज को डेवलप कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें बिल्ट इन मिडलवेयर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं जो हमें एरर हैंडलिंग के फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी एरर की हिस्ट्री मेंटेन करना चाहते हैं, मींस कि आप एरर लॉग अपना मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप विंस्टन और मॉर्गन की लाइब्रेरीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एपीआईज़ की टेस्टिंग है एरर्स की वो आप पोस्टमैन टूल में ही करेंगे। तो अब हम एरर हैंडलिंग की कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम दो सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे। पहला सिनेरियो है कि यूज़र कोई फॉर्म फिल कर रहा है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में जिसने डाटा एपीआई को भेजना है। तो किसी फील्ड के अंदर यूज़र डाटा फिल नहीं करता और रिक्वेस्ट एपीआई को चली जाती है। तो उसके रिस्पॉन्स में 400 का स्टेटस कोड आएगा और एरर होगी बैड रिक्वेस्ट की। और मैसेज में आपने शो किया है कि ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, मीन्स के यूज़र ने ईमेल जो था वो एम्प्टी छोड़ दिया था। तो हमारे एपीआई ने इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया और एरर मैसेज वापस भेज दिया। इसी तरह स्क्रीन पे अब आपके सामने दूसरा एरर हैंडलिंग का सिनेरियो है जिसमें एक अनऑथोराइज्ड यूज़र हमारी एपीआई को एक्सेस करने की कोशिश करता है। तो आप देख सकते हैं कि 401 का स्टेटस कोड जो है वो रिटर्न किया गया है। इसके अलावा एरर में हमने मेंशन कर दिया है अनऑथोराइज्ड और मैसेज में हमने बता दिया है कि क्योंकि आप ऑथोराइज्ड यूज़र नहीं हैं तो आप एपीआई को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब हम एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि एरर हैंडलिंग को हम किस तरह नोड और एक्सप्रेस जेएस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मॉड्यूल 3 में जैसा कि आपने देखा था कि हमने एक एपीआई डेवलप की थी जो यूज़र्स का डाटा जेसन अरे की फॉर्म में रिटर्न करती थी। तो इस कोड के अंदर अब हम एक्सप्रेस जेएस के मिडलवेयर फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे जिनके थ्रू हम एपीआई की एरर हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 13 से लेकर लाइन नंबर 19 तक हमने एक
मिडलवेयर फंक्शन का कोड लिखा है जो कि 404 एरर को हैंडल करता है। तो अगर कोई हमारी एपीआई में ऐसा एंड पॉइंट एक्सेस करने की कोशिश करे जो एक्सिस्ट नहीं करता, तो नॉट फाउंड का एरर हम इस मिडलवेयर फंक्शन की मदद से रिटर्न करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 पैरामीटर्स पास किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज़ रिक्वेस्ट पैरामीटर, द सेकंड वन इज़ रिस्पॉन्स एंड द थर्ड वन इज़ नेक्स्ट पैरामीटर। यहाँ पे जो तीसरा पैरामीटर है नेक्स्ट, इसको इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि अगर इस मिडलवेयर फंक्शन से कोई एरर मैसेज यूज़र को रिटर्न नहीं किया जाता तो जो कंट्रोल है वो अगले मिडलवेयर फंक्शन को पास ऑन कर दिया जाएगा। तो इस फंक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो लाइन 14 पे आप देख सकते हैं कि हमने रिस्पॉन्स का जो स्टेटस कोड है वो 400 सेट किया है और डॉट सेंड फंक्शन हमने इस्तेमाल किया है। डॉट सेंड फंक्शन के अंदर हमने एरर के पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए हैं। मींस स्टेटस हमने 404 डिफाइन किया है, एरर का नेम हमने मेंशन कर दिया है नॉट फाउंड, और इसके अलावा हमने तीसरा पैरामीटर जो कि मैसेज है एरर को प्रॉपर्ली डिफाइन करेगा और एरर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन यूजर को प्रोवाइड करेगा। तो अब हम इस कोड को सेव करेंगे। तो अब हमारा जो एपीआई का कोड है वो सर्वर पे डिप्लॉय हो चुका है। तो यहाँ पे हम न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे एपीआई की। तो यहाँ पे हम अपने सर्वर का एड्रेस डालेंगे लोकल होस्ट :3000। अब हम अपनी एपीआई का एंड पॉइंट मेंशन करेंगे /API/users। तो जब हम सेंड का बटन प्रेस करते हैं तो अभी आप देख रहे हैं कि जो डाटा है वो रिटर्न आ रहा है और एरर शो नहीं हुआ। यहाँ पे लेट से हम एक एंड पॉइंट एक्सेस करते हैं गेट यूजर्स, जो कि हमारी एपीआई में एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हम सेंड का बटन प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 404 का एरर आ गया है। एरर में आपको नोट फाउंड का मैसेज आ रहा है। तो इस तरह से हम अपनी एपीआई के अंदर मिडलवेयर को इस्तेमाल करते हुए एरर हैंडलिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस मॉड्यूल में हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा कि एरर हैंडलिंग को हम Node.js और Express.js में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और प्रॉपर एरर रिस्पॉन्सेज भेज सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 6th मॉड्यूल ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ एपीआई डेवलपमेंट कोर्स। आज के इस मॉड्यूल में हम एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एपीआई डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन किसी भी एपीआई की रिटर्न डिस्क्रिप्शन है। अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो ये एक डिटेल्ड मैनुअल है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर को इस चीज के लिए हेल्प करता है कि एक एपीआई किस तरह काम कर सकती है। इस एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में एपीआई के एंड पॉइंट्स, उसके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फॉर्मेट्स, उसके पैरामीटर्स और उसके एरर्स के बारे में डिटेल से बताया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि एक एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है। जैसे कि हम कोई टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अगर हम ये नहीं जानते कि ये टूल किस तरह काम करता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। इसी तरह अगर एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन ना की जाए तो हम ये नहीं जानते कि ये एपीआई किस तरह काम करेगी। सो एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को क्लैरिटी प्रोवाइड करती है। इसी तरह ये एपीआई डॉक्यूमेंटेशन एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव कर देती है, क्योंकि एपीआई की इंटीग्रेशन के दौरान अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर को किसी एरर का सामना करना पड़ता है तो इस डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए वो बहुत से सवालों का जवाब आसानी से ले लेता है और उसका टाइम बच जाता है। नेक्स्ट पे ये एपीआई डॉक्यूमेंटेशन अडॉप्शन भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि अगर हमारी एपीआई वेल डॉक्यूमेंटेड हो तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसे एपीआई को प्रेफर करते हैं जो वेल डॉक्यूमेंटेड है। लास्ट पे हमारे पास अगर हमारी एपीआई इवॉल्व करती है और हम उस अपडेट को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर लेते हैं तो हमारी एपीआई ज्यादा वर्केबल होगी। स्टूडेंट्स, अब हम उन 6 की कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं जो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है ओवरव्यू। ओवरव्यू में हम एपीआई को इंट्रोडक्शन और उसका पर्पस डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड पे हमारे पास है ऑथेंटिकेशन। इसमें हम ये मेंशन करते हैं कि अगर हमारी एपीआई को एक्सेस के लिए किसी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म या ऑथेंटिकेशन टोकन की जरूरत है तो वो क्या है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स में हम एपीआई का यूआरएल, उसके HTTP मेथड्स और एंड पॉइंट्स की डिटेल फंक्शनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। फोर्थ हमारा की पॉइंट है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फॉर्मेट्स। इसमें हम ये मेंशन करते हैं कि हमारी एपीआई इनपुट किस तरह लेगी और उसकी आउटपुट किस तरह नजर आएगी। फिफ्थ की कंपोनेंट है एरर कोड्स। इसमें हमारे पास ये बताया जाता है कि एपीआई में किस तरह के एरर्स आ सकते हैं और फिर एपीआई इन एरर्स को किस तरह हैंडल करेगी। लास्ट हमारा कंपोनेंट है रेट लिमिट। इसमें हम ये मेंशन करते हैं कि एक टाइम में, किसी खास टाइम इंटरवल में एक यूजर हमारी एपीआई को कितनी दफा एक्सेस
कर सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम उन बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर लेते हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी API डॉक्यूमेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास है कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर। हमारी API में जितने भी एंड पॉइंट्स हैं उन सब एंड पॉइंट्स को किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे होना चाहिए और वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। सो हमें अपने API डॉक्यूमेंटेशन में तमाम एंड पॉइंट्स और तमाम सेक्शंस को कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर पे मेंशन करना है। इसके बाद हमें अपने यूजर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को अपने API की क्लियर एग्जांपल और यूजेज सिनेरियो देने हैं। अगर हम अपने यूजर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर को अपनी API के क्लियर एग्जांपल्स देंगे, उससे हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर ये जान सकेंगे कि हमारी API की इनपुट रिक्वेस्ट फॉर्मेट्स क्या हैं और आउटपुट किस तरह की शो होगी। इसके बाद जब भी हम API डॉक्यूमेंटेशन करें तो हमें API डॉक्यूमेंटेशन किसी भी टूल को इस्तेमाल करते हुए करनी चाहिए। इससे हमारी API डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होगी। स्टूडेंट, इसके बाद अगर हमारी API में कुछ चेंज आती है और हमारी API इवॉल्व करती है तो हमें इस API की चेंज को अपनी API डॉक्यूमेंटेशन में भी टाइमली मेंशन करना चाहिए। लास्टली, अगर हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स यूजेज सिनेरियो मौजूद हैं तो हम उन यूजेज सिनेरियो को डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स को यूज करते हुए अपनी API डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास वेल नोन API डॉक्यूमेंटेशन टूल्स कौन से हैं। इनमें हमारे पास मौजूद है पोस्टमैन, स्वैगर जिसको हम ओपन API भी बोलते हैं, रीडॉक एंड गिटहब। इनको यूज करते हुए हम API डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं अपनी API डॉक्यूमेंटेशन की। यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यूजर रजिस्ट्रेशन की एक API डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। इसमें सबसे पहले ओवरव्यू है जो कि ये बता रहा है कि ये API किस लिए इस्तेमाल हो रही है। इसके बाद हमारे पास ऑथेंटिकेशन को मेंशन किया गया है। इसके बाद हमारे पास एंड पॉइंट्स मेंशन है जिनमें हमारी API का URL और इसका HTTP मेथड मौजूद है जो कि पोस्ट है। और उसके बाद रिक्वेस्ट हेडर क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है और हमारे पास रिक्वेस्ट JSON फॉर्मेट में जा रही है। फिर इसके बाद रिस्पॉन्स क्या है। अगर हमारी रिक्वेस्ट कम्प्लीटली फुलफिल हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है तो रिस्पॉन्स क्या आएगा। फिर हमारे पास ये है कि हमारे पास इस API में एरर कोड्स क्या है जिनमें 400, 409 एरर कोड बताया गया है। लास्ट पे हमारे पास रेट लिमिट के बारे में बताया गया है। ये रेट लिमिट यहाँ पे जैसा कि मेंशन है 5 है। इसका मतलब है कि हमारी API किसी खास टाइम में 5 रिक्वेस्ट किसी भी यूजर से ले सकती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पोस्टमैन API डॉक्यूमेंटेशन टूल को इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिकली ये देखते हैं कि कैसे हम एक API डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। आइए पोस्टमैन को ओपन करते हैं। यहाँ पोस्टमैन में हम लेफ्ट अपर कॉर्नर पे कलेक्शंस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कलेक्शंस के मेन्यू से हम न्यू कलेक्शन को क्लिक करते हैं। इसके बाद न्यू रिक्वेस्ट को ऐड करते हैं। उसके बाद इस न्यू रिक्वेस्ट के मेन्यू से हम व्यू डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करते हैं। इस तरह हमारे पास यहाँ पे न्यू कलेक्शन ओपन हो जाती है। यहाँ ऊपर हम इसके डिस्क्रिप्शन देंगे और नीचे हम रिक्वेस्ट में सारे सेक्शंस की इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने ओवरव्यू, ऑथेंटिकेशन, एंड पॉइंट्स और बाकी सेक्शंस को मेंशन किया है। ये करने के बाद हम राइट टॉप कॉर्नर पे पब्लिश को क्लिक कर देंगे। जो ही हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो गूगल क्रोम में हमारी API डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शनल व्यू चेंजेस के लिए पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एंड पे आके पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। जब हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी ये API डॉक्यूमेंटेशन पब्लिश हो चुकी है और ये इसका URL है। हम इस URL को कॉपी करेंगे और एक न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। अब हमने देखा कि यहाँ हमने इसको ओपन किया और ये हमारी API की डॉक्यूमेंटेशन जो हमने क्रिएट की थी पब्लिकली अवेलेबल है और हम इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जल्दी से रैप अप कर लेते हैं कि आज के इस मॉड्यूल में हमने किस किस चीज़ को स्टडी किया। पहले हमने देखा कि API डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। फिर हमने ये स्टडी किया कि एक API डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हमने कुछ की कंपोनेंट्स को देखा जो API डॉक्यूमेंटेशन के लिए किए जाते हैं। उसके बाद हमने उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखा जो API डॉक्यूमेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए फॉलो करना ज़रूरी है। फिर हमने एक एग्जांपल देखी। उसके बाद हमने पोस्टमैन टूल को यूज़ करते हुए अपनी API डॉक्यूमेंटेशन को कैसे क्रिएट एंड पब्लिश कर सकते हैं और बाकी लोगों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। होप स्टूडेंट्स कि आपने इस
मॉड्यूल को बेहतर तरीके से समझा होगा और ये आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा।